जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 7 अक़साद देख चुके हैं। आज किस्त नंबर 8 मुलाहिजा फरमाएं। रात हो गई थी और हमें यहाँ कैद करने वाले इस तरफ नहीं आए थे। बाहर भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ताहम ये तयशुदा अमर था कि ये दरवाजा बाहर से बंद था। मैं थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, अपने जहन में प्रोग्राम तरतीब देता रहा और जब काफी वक्त गुजर गया तो फिर मैंने अपने हाथों की कसी बंदिशें ढीली की और उसके बाद पैरों को भी आजाद कर दिया और इत्मीनान से उठ खड़ा हुआ। वो दोनों हैरत से मुझे देखने लगे, लेकिन मैंने आटे लेने की कोशिश की और दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये कोशिश हमाकत के अलावा कुछ नहीं थी। अलबत्ता मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने उन दोनों को भी खोल दिया। वो दोनों हैरत व मुसरत से मुझे देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मिस्टर जहांगीर, आपने वाकई अपनी बंदिशें खोलने में कमाल कर दिया, लेकिन अब क्या इरादा है? तुम लोगों को जिम्नास्टिक का मुजाहिरा करना होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। कैसे? वो रोशनदान देख रहे हो? अगर तुम में से एक नीचे खड़ा हो जाए और दूसरा उसके ऊपर तो मैं तुम दोनों पर से गुजर कर उस रोशनदान तक पहुँच सकता हूँ। रोशनदान से बाहर निकलने के बाद मैं ये दरवाजा बाहर से खोल दूंगा और तुम लोग भी आज़ादी हासिल कर सकोगे। उसके बाद तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगे। उन्होंने अपने जिस्मों में खून की रवानी बरकरार की, हल्की फुल्की वर्जिश करते रहे, उछलते और दौड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल शुरू कर दिया। दीवार के सहारे इस तरह खड़े हो जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं साबित हुआ और मैंने भी दीवार का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें मुझे भी नाकामी ना हुई। रोशनदान के करीब पहुंचकर मैंने अपने सुधे हुए जिस्म को रोशनदान में दाखिल किया और बासानी उसमें से गुजर गया। रोशनदान के ऊपर छत कोई 1.5 फुट ऊंची थी। छत तक पहुंचने में मुझे कोई मुश्किल दरपेश ना हुई। चारों तरफ हूक आलम और सन्नाटा था। खुली छत पर खुली फजा में लेटकर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी इन दोनों को आजाद कर देता हूँ तो ये दोनों मेरे रास्ते में मुजाहम होंगे और मुमकिन है मुझे अपने काम की सहूलत ना मिल पाए। दूसरी जानिब ये फिक्र भी थी कि अगर शोडान की तरफ से कोई कार्रवाई हो गई तो कहीं ये बेचारे मौत के मुंह में ना चले जाएं। इस सिलसिले में बहुत गौर खोज करके फैसला करना था। चुनाचे मैं छत पर लेटा सोचता रहा और उसके बाद भी कोई फैसला ना कर पाया तो नीचे उतर आया। इमारत में कहीं कहीं कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं उन आहटों को जहन में महफूज किए उनकी तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। तब मैंने एक शख्स को देखा जो एक सब मशीन गन लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता चहल कदमी कर रहा था। मैंने इमारत के अहाते में चंद गाड़ियां भी देखी जो खुसूसी नोयत की हामिल थी और मेरे जहन में एक ही तस्वुर उभरा कि शायद मीटिंग का आगाज हो गया है। यह तस्वुर मेरे जहन में बिजली की तरह कूद गया कि अगर कागजात का सौदा हो गया तो फिर मेरा नए लोगों से वास्ता पड़ेगा जिन्हें मैं कतई नहीं जानता, जबकि शोडान के मसले में ये बात मेरे इल्म में है कि कागजात उसके कब्जे में हैं। इस सौदे से पहले ही कोई कार्रवाई मुमकिन हो सके तो कर लेनी चाहिए और इसके लिए मेरे जहन में एक मंसूबा आया था। जो कुछ हो इस पर काबू पाने के लिए तशद्दुद का तरीका इख्तियार करना होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। मैं एक चौकन्ने चीते की मानिंद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से बढ़ा और उस शख्स के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा जो सब मशीन गन लिए टहल रहा था और फिर एक मुनासिब मौका मिलते ही मैंने चीते की तरह जुस्त लगाई और उस शख्स को दबोच लिया। पहला और अहम काम यही था कि उसके हलक से आवाज ना निकलने पाए। अगर उसके हलक से आवाज निकल गई तो फिर मेरी तमाम कार्रवाई बेमकसद हो सकती है। मैंने इस कोशिश में भी कामयाबी हासिल कर ली और उस शख्स की गर्दन इस ताकत से दबाई कि उसकी जुबान और आंखें बाहर निकल पड़ी। उसके बाद सब मशीन गन अपने कब्जे में कर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अलबत्ता दूसरी चालाकी मैंने ये की कि उस शख्स का लिबास उतार कर मैंने खुद पहन लिया और हुलिया ऐसा ही इख्तियार कर लिया कि अगर कोई दूसरा शख्स भी देखे तो पहचान न सके कि मैं कौन हूँ। फिर मैं सब मशीन गन लिए हुए उस इमारत के कोनों खदरों की तलाशी लेता रहा। उस कमरे के सामने भी पहुंचा जहाँ वो दोनों आदमी कैद थे और मैं भी वहीं कैद था। एक तस्वुर के तहत मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से खोल दिया, लेकिन फौरन ही वहाँ से हट गया था ताकि अगर वो लोग बाहर निकल आए तो मुझ पर मुसल्लत होने की कोशिश ना करें। यह खतरा मैंने सिर्फ इस जज्बे के तहत मोल लिया था कि बहरतौर वो दोनों मेरे हम वतन थे। वहाँ से हटकर मैं तेजी से आगे बढ़ गया और फिर मुझे वो जगह नजर आ गई जहाँ उन लोगों की मीटिंग हो रही थी। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था जिसके दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था।
बल्कि सिर्फ एक सुर्ख बल्ब जल रहा था। वैसे दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। इसका अंदाजा मैंने दरवाजे को हल्के से दबाकर देख लिया था। सुर्ख बल्ब का मतलब ये था कि यहाँ कोई आने ना पाए। मैं चंद लम्हात सोचता रहा और उसके बाद एक आखिरी फैसला करके मैं सब मशीन गन चेक करता हुआ दरवाजे को तेजी से धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुल 5 अफराद थे, जिनमें एक शोडान था। उस वक्त उन लोगों में निहायत दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी और शोडान के पास एक फाइल मौजूद थी जो वो बड़े एहतराम के साथ एक शख्स को पेश कर रहा था। मुझे देखते ही उनके जिस्म साकत हो गए और वो फटी फटी आंखों से मेरे हाथों में दबी हुई मशीन गन देखने लगे। मैंने गुराती हुई आवाज में कहा, शोडान, क्या तुम मुझे पहचान गए? अब शोडान ने मुझे गौर से देखा और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई। मैंने उसकी जुम्बश महसूस करते ही सब मशीन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूरा जिस्म गोलियों से छलनी ना हो जाए तो ये फाइल खामोशी से मेरी जानिब बढ़ा दो। लेकिन अब ये मेरी मलकियत नहीं है, मैं इसका सौदा कर चुका हूँ इन लोगों से। मैंने उन चारों को देखते हुए कहा जो कीनातोज निगाहों से मुझे देख रहे थे। हाँ, कौन है ये? उनमें से एक दराज कद आदमी ने, जो चेहरे मोहरे से काफी शफाक मालूम होता था, गुराए हुए लहजे में कहा और शोडान खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी शोडान? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फाइल तो मैं ले ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी। ठहरो, शोडान ने कहा और फिर तेजी से फाइल मेरे सामने फेंक दी। मैंने एक लम्हे के लिए फाइल पर निगाह जमाई थी कि उस दराज कद आदमी ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा मेरी जानिब आया, लेकिन मैं भी उससे गाफिल नहीं था। मैंने फौरन ही अपनी पोजीशन तब्दील की और दूसरे लम्हे मेरे हाथों में दबी हुई मशीन गन से गोलियां निकली और वो शख्स फजा ही में छलनी हो गया। मैंने उसे फाइल पर नहीं गिरने दिया था, अलबत्ता झपटा मारकर फाइल अपने हाथों में ले ली थी। यही वो फाइल थी जिससे मेरे डैडी की इज्जत खतरे में पड़ गई थी और जिसे मेरे डैडी की तिजोरी से चुराया गया था। अपने एक साथी को मरते देखकर उन लोगों में तहरीक पैदा हुई और फिर उन तीनों ने भी मुझ पर हमला करने की कोशिश की जो यहाँ मौजूद थे। मैंने एक लम्हे ताखीर ना की। इस बात का भी खदशा था कि बाहर से भी लोग यहाँ आ जाएंगे, चुनाचे अपनी जिंदगी बचाने के लिए यह जरूरी था कि मैं फौरन ही अमल करूं। चुनाचे सब मशीन गन की गोलियों ने उन्हें भी चाट लिया। शोडान ने एक अकबी दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि उसकी जिंदगी भी मेरे लिए खतरनाक है। चुनाचे मैंने उसका भी खात्मा कर दिया। अलबत्ता बैरूनी दरवाजे से निकलने की बजाय मैंने भी उस दरवाजे की जानिब रुख किया जिधर शोडान ने भागने की कोशिश की थी। मैंने वो दरवाजा खोला तो मुझे इमारत का बगली दरवाजा नजर आया और ये बात मेरे लिए इंतहाई खुशबख्ती का बायस थी। मैं बगली बरामदे में आ गया। इमारत के बैरूनी हिस्से में शोर होने लगा था और शायद जितने भी अफराद वहाँ मौजूद थे वो उसी हाल नुमा कमरे की जानिब भागे थे जिधर से उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी थी। ये सूरत हाल भी मेरे हक में बेहतर रही और मैं बगली बरामदे से सामने वाले हिस्से में आ गया जहाँ एक मजबूत और ताकतवर लैंड रोवर खड़ी हुई थी। लैंड रोवर का ड्राइवर मौजूद नहीं था। मैंने उम्मीदों बेम भरी निगाहों से लैंड रोवर की इग्निशन को देखा और ये देखकर मेरी आंखों में मुसरत की चमक पैदा हो गई कि उसमें चाबी लगी हुई थी। इंतजार करना हमाकत की बात थी। फाइल मेरे पास थी, सब मशीन गन मेरे हाथ में थी और मेरे लिए बाहर जाने के रास्ते खुले थे। लैंड रोवर के आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, मैंने हिम्मत करके उनके टायरों पर फायर किए और उन सब के टायर नाकारा कर दिए। अंदर की आवाजें तेज हो गई थी और शायद कुछ लोग बाहर की जानिब भागे थे, लेकिन इस दौरान मैं लैंड रोवर की सीट पर बैठकर लैंड रोवर स्टार्ट कर चुका था। अब ये मुमकिन नहीं था कि अपने साथ मैं अपने उन दोनों हमवतनों को भी भगाने की कोशिश करूं और ना ही ये मेरे हक में बेहतर था। मैंने जो कारनामा इंतहाई बर्क रफ्तारी से अंजाम दे लिया था, इसका मुझे खुद भी यकीन नहीं था। बहरतौर लैंड रोवर तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड कायम करने लगी। रास्तों के बारे में मुझे इल्म नहीं था कि कौन सी सड़क कहाँ जाती है, बस सड़क होनी चाहिए। मैंने लैंड रोवर का फ्यूल देखा तो टैंक फुल नजर आया और मेरे इत्मीनान में इजाफा होता चला गया। लैंड रोवर तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड कायम कर रही थी, लेकिन मेरा ताक़ुब करने वाला कोई नहीं था। जेनी मैसन पर अलबत्ता मुझे हैरत थी कि उसने मेरे तहफ़्फ़ुज़ का कोई बंदोबस्त नहीं किया था, हत्ता कि मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश भी नहीं की थी। पता नहीं इसमें उसका क्या मकसद पोशीदा था। या तो उसे इस बात का यकीन नहीं होगा कि मैं इतनी जल्दी इस मसले में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि वो खुद भी किसी मसले में गिरफ्तार हो गई हो। बहरतौर अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे वो चीज हासिल हो चुकी थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था और इसमें कोई शक नहीं था कि अगर तकदीर मेरी मदद ना करती तो ये काम इतना आसान ना होता। और अब सबसे ज्यादा यहाँ से निकल जाने का मसला था कागजात, और वो भी इतने अहम कागजात लेकर। वीनस से अपने वतन तक का सफर एक मुश्किल तरीन मसला था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी और जहाँ मैं बहुत से दुश्मनों के दरमियान गिरा हुआ था। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं कोई तदबीर नहीं कर सकता था
ताहम तन बतकदीर हो गया और उसके बाद मैं अपने होटल भी नहीं गया, बल्कि एक और नया होटल हासिल किया था। मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत भी नहीं थी, चुनाचे एक एक लम्हा मोहतात रहकर गुजारना पड़ रहा था। गर्ज ये कि मैंने कोशिशें की और उसके बाद मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करता हुआ बिलाखिर उनकी दस्तरस से निकल आया। वीनस से निकल आना मेरा इतना बड़ा कारनामा था कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त दी थी। वीनस से निकलने के बाद जब मैंने एक इलाके में कयाम किया तो दिल ही दिल में मैंने सोचा कि क्या मैं इन रास्तों का राही हूँ। जिंदगी में अब तक मैंने जो कुछ भी किया था वो दूसरी नोयत रखता था, लेकिन जो कुछ मैं अब करके आया था वो क्या है? क्या मेरी तकदीर की यावरी या फितरत की सरकशी या फिर मेरी तमाम कोशिशें और जज्बे? मैं कोई फैसला नहीं कर पाया था। मैंने ये सोचा था कि काम जो कुछ भी है इंतहाई दिलकश है। ऐसे मामलात में जब जिंदगी खतरे में पड़ जाए और लम्हा लम्हा दुश्मनों की आमद का खतरा रहे, बहुत लुत्फ आता है। शायद ये मेरी सफाक फितरत का एक पहलू था और ये फितरत मुझे कुछ और रास्ते दिखा रही थी। अपने वतन तक पहुंचने के सिलसिले में मुझे जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा वो नाकाबिले बयान है। इसके लिए मैंने थोड़े बहुत जराइम भी किए क्योंकि मुझे दौलत की जरूरत थी। अपने वतन तक का सफर मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन था। गर्ज ये कि जब मैंने अपने मुल्क की सरजमीन पर कदम रखा तो मेरा रुआ रुआ मुसरत से सरशार था। ये कामयाबी मेरी जिंदगी में संगे मील बनी और मैं खुशी से फूला न समाया। वैसे यहाँ आने के बाद एकदम फिर एहसास हुआ कि मैं बेघर बेदर हूँ, लेकिन ये भी एहसास गलत था क्योंकि अभी तो मेरे वसाइल इतने थे कि मैं अपने इस शहर में एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता था। मैंने उसी घर का रुख किया जो अभी तक मेरी तहवील में था। ये घर खामोश और सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ आने के बाद मैंने फाइल को बगौर देखा, उन कागजात को चेक किया जो मेरी समझ में नहीं आ सके थे। बहरतौर ये कोई ऐसा मसला नहीं था, ये वही कागजात थे जो डैडी की ख्वाबगाह से चोरी हुए थे और इस बात का मुझे पूरा यकीन हो गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे इन कागजात का क्या करना चाहिए और इसके लिए मैंने एक ही फैसला किया। तौफीक वगैरह से अभी मुलाकात मुनासिब नहीं थी। बेहतर यह है कि ये कागजात जिसके हैं उसी को पहुंचा दिए जाएं, लेकिन तरीका कार जरा मुख्तलिफ रखा जाए। चुनाचे में रात होने का इंतजार करता रहा और उस वक्त रात के 12:30 बजे थे जब मैं मुकम्मल तौर पर अपनी जरूरियात से फारिग होने के बाद घर से बाहर निकला। मेरे लिबास में वो कीमती और अहम फाइल छुपी हुई थी। DIG साहिब की कोठी के चप्पे चप्पे से मेरी वाकफियत फितरी अमर की हैसियत रखती थी। चुनाचे मैं कोठी के अकबी हिस्से में पहुंच गया। इस हिस्से से मैं अक्सर अंदर दाखिल होता रहा था उस वक्त जब रात ज्यादा हो जाती थी और मुझे घर वालों की बाज पुर्स का खतरा रहता था। मुझे एक एक लम्हे का तायुन था। मैं जानता था कि इस वक्त कोठी में क्या हो रहा होगा, कौन क्या कर रहा होगा। जाहिर है अपने घर के बारे में इंसान सबसे ज्यादा जान सकता है। चुनाचे कोठी में दाखिल होने के बाद मैंने उस जगह का इंतखाब किया जहां डैडी का वो मजबूत सेफ रहता था जिसमें इस किस्म के कागजात मौजूद होते थे। रोबीला ने निहायत जहानत का सबूत देते हुए ये कागजात हासिल किए थे। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन बहरतौर उस लड़की ने कर डाला। मैं उस सेफ के पास पहुंच गया और उसके बाद कम से कम मुझ जैसे शख्स के लिए ये काम मुश्किल नहीं था कि मैं सेफ खोल लूं। वैसे भी शायद अब इस पर तवज्जो कम कर दी गई थी क्योंकि एक बार वो बेमकसद साबित हो चुका था। कागजात की फाइल सेफ में महफूज करने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। फिर कोठी से वापस आना भी कोई मुश्किल नहीं था। इन तमाम कामों से फरागत के बाद मैं वापस उसी घर में आ गया जो इस वक्त मेरी पनाहगाह बन सकता था। रात वहीं गुजारी। दूसरे दिन सुबह सबसे पहले तौफीक और एजाज को अपने पास तलब कर लिया। दोनों खुश खुश मेरे पास आ गए थे। मैंने उनसे दूसरे दोस्तों के हालात मालूम किए। मालूम हुआ कि बाकी लोग भी खैरियत से हैं और इसके बाद मैंने तौफीक और एजाज को तमाम तफसीलात बता दी। वो दोनों बहुत खुश हुए थे और थोड़े से मुतफक्कर भी। फिर तौफीक ने कहा, तो चीफ अब क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि जो कुछ हम लोग करते रहे हैं अब तो उसमें रुकावटें पेश आएंगी। हाँ यकीनन। सबसे पहला मसला तो ये है कि जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक गुजारने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करना होगा। चीफ, हम जिन रास्तों के राही बन चुके हैं उनसे वापस पलटना तो अब हमारे बस की बात नहीं है। अलबत्ता कुछ मुश्किलात जरूर पेश आ जाएंगी। काम तो वही करने हैं जो करते रहे हैं। तरीकाकार में जरा सी तब्दीली करनी होगी। इसमें परेशानी की क्या बात है? सबसे पहले तो ये बात है तौफीक कि हमें अपने लिए कोई मुनासिब रिहाइश का तलाश करनी होगी। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा चीफ, ये काम बआसानी हो जाएगा। कैसे? अरे हमारे पास इतने मोहरे हैं, किसी को पीट कर मकान को हासिल किया जा सकता है। और फिर चीफ, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए लगी बंदी रिवायतों से मुआलिक रहना मुनासिब नहीं होगा। हम अपने लिए रास्ते तलाश कर लेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बंधन टूट गया। अच्छा ही हुआ। मैं तौफीक और एजाज से बहुत देर तक गुफ्तगू करता रहा
اور اس کے بعد میں نے DIG صاحب سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں کب تک انہیں صورتحال کا علم نہ ہو، انہیں کم از کم اطلاع دینا ضروری ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت DIG صاحب کہاں ہوں گے، چنانچہ گھر سے باہر نکل آیا اور ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے میں نے DIG صاحب کے نمبر ڈائل کیے۔ ان کے پرسنل سیکریٹری سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا کہ میں ڈیڈی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا تیمور جمال صاحب سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ سرد لہجے میں بولے، کہو کیا بات ہے؟ ڈیڈی آپ خیریت سے تو ہیں؟ میری خیریت کی فکر تمہیں کیوں لاحق ہو گئی؟ جب میرا تم سے کوئی رابطہ نہیں رہا تو پھر خیریت کے چکر میں کیوں پڑ گئے؟ خیر ڈیڈی، میں یہ بات تو نہیں بھول سکتا کہ میرا نام جہانگیر جمال ہے۔ ظاہر ہے اس نام کے ساتھ آپ کا نام وابستہ ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے الگ تو نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ یہ بتائیے کہ ان کاغذات کی غیر موجودگی سے آپ کو جو مشکلات اٹھانی پڑی ہوں گی اس میں کوئی بہتر نکل سکی؟ فون کرنے کا مقصد بتاؤ۔ یہ تمام باتیں سرکاری نوعیت کی ہیں اور تم جیسے گٹیا اور بے مقصد نوجوان کو یہ سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ ظاہر ہے ڈیڈی، میرے بارے میں آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے۔ میں آپ کی خیریت کے لیے بھر طور ہمیشہ ہی فکر مند رہوں گا، لیکن ایک اطلاع دینے کے لیے آپ کو فون کیا تھا۔ کیا اطلاع؟ تیمور جمال نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، جو کاغذات آپ کی سیف سے گم ہو گئے تھے اور جن کے لیے آپ بے حد پریشان تھے، میں نے انہیں حاصل کر لیا ہے اور رات کو میں نے انہیں آپ کے سیف میں منتقل کر دیا ہے۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ DIG صاحب کا لہجہ چونکا ہوا تھا۔ جی ڈیڈی، یہ میری ذمہ داری تھی، غلطی ہوئی تھی، چنانچہ میں نے اسے ختم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ آپ برائے کرم وہ کاغذات اپنی تحویل میں لے لیجئے گا۔ وہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب کیا فراڈ ہے؟ DIG صاحب سخت متحیر تھے۔ آپ ایک بار انہیں دیکھ لیجئے ڈیڈی اور اس کے بعد فیصلہ کر لیجئے۔ میں آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کروں گا، میں نے کہا اور اس کے بعد فون بند کر دیا۔ میرا یہ کام تو پورا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہاں سے نکلنے کے بعد آفتاب شاہ سے رابطہ قائم کیا اور روبیلا کے بارے میں معلوم کیا تو آفتاب شاہ نے بتایا کہ روبیلا کو فوری طور پر محکمہ پولیس کے افسران نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس کے بعد سے آفتاب شاہ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں۔ کیا یہ علم ہو گیا ان لوگوں کو کہ روبیلا میرے ذریعے تم تک پہنچی ہے؟ نہیں بھائی، یہ خطرہ کون مول لیتا؟ میں نے خود ہی سلسلے میں ایک کہانی گڑھ کر سنا دی اور اس کارنامے کو 100% اپنے نام سے منسوب کر دیا ہے، صرف اس خیال کے تحت جہانگیر بھیا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ خیر، تم نے بہت اچھا کیا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ مجھے DIG صاحب سے دوبارہ گفتگو کرنی تھی، لیکن اس کے لیے میں کچھ وقفہ دینا چاہتا تھا۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، میرے سامنے کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں تھی، لیکن ضرورت بھی کیا تھی؟ زندگی عیش و آرام سے گزر رہی تھی۔ اچھا تھا کوٹھی کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی تھی، چوروں کی طرح چوری چھپے تمام کارروائیاں زیادہ مزہ نہیں دیتی تھی۔ اب زندگی میں آزادی ہی آزادی تھی، لیکن زندگی کے لیے کسی راستے کا تعین کرنا ضروری تھا۔ ڈیڈی کے مسئلے میں جو پریشانی لاحق ہوئی تھی وہ دور ہو گئی تھی، اور میں، توفیق، جون اور اعجاز وغیرہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ زندگی کی تفریحات بدستور جاری تھیں۔ ابھی اتنی رقم موجود تھی جیب میں کہ ہم اپنا کام چلا سکتے تھے، اور پھر میرے دوست بھی بیکار ثابت نہ ہوئے تھے۔ کشوری وغیرہ اپنے طور پر کافی رقم لے آئے تھے، جس کا حصول ظاہر ہے جائز نہیں ہوگا، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ رقم کہاں سے آ رہی ہے۔ بہرطور اس کے بعد ایک دن دوبارہ DIG صاحب کے گھر پر فون کیا۔ میں ان کے اوقات کار جانتا تھا اور مجھے علم تھا کہ وہ کب اور کس وقت اپنی خوابگاہ میں تنہا ملیں گے۔ فون تیمور جمال صاحب نے ہی ریسیو کیا تھا اور ان کی آواز سننے کے بعد میں نے انہیں مؤدبانہ سلام کیا۔ کون؟ جہانگیر؟ دوسری طرف سے آواز چونکی ہوئی تھی۔ جی ڈیڈی، خادم بول رہا ہے۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ ڈیڈی، ایک پبلک کال بوتھ سے۔ کہاں رہ رہے ہو آج کل؟ فٹ پاتھ پر، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور چند لمحات کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر تیمور جمال صاحب کی آواز ابھری، گویا تم اپنی صحیح جگہ پہنچ گئے۔ جی ڈیڈی۔ گستاخ، بدتمیز، فٹ پاتھ پر کیوں رہ رہا ہے؟ حالات اسی کا تقاضا کرتے ہیں ڈیڈی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کاغذات کی وہ فائل تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ ڈیڈی، کاغذات بالکل درست ہے نا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں درست ہیں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں تم نے کاغذات کی وہ فائل کہاں سے حاصل کی؟ بس ڈیڈی، میرے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ ظاہر ہے اگر میں آپ کو زندگی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا تو نقصان پہنچانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ ان کاغذات کی گمشدگی سے آپ کی نیک نامی خطرے میں پڑ گئی ہے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو غلطی میری وجہ سے ہوئی ہے اور جو نقصان آپ کو پہنچا ہے اس کا ازالہ کروں گا۔ بہت زیادہ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ کیا تم وینس گئے تھے؟ جی ڈیڈی، گیا تھا، اور وہاں سے تم نے یہ کاغذات حاصل کیے؟
جی ڈیڈی، ان کاغذات کا سودا کیا جا رہا تھا، بلکہ سودا ہو چکا تھا، اور وہاں تم نے خونریزی کی، 4 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ 4 کو نہیں ڈیڈی، 7 آدمی میرے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے وینس میں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت آگے بڑھ چکے ہو۔ جی ڈیڈی، بس آپ کی دعائیں درکار ہیں، میں نے خوشگوار انداز میں کہا۔ وہاں تمہاری ملاقات سیکرٹ سروس کے 2 افراد سے بھی ہوئی تھی؟ جی ڈیڈی، غالباً وہ فارن سروس کے لوگ تھے۔ جہانگیر، یہ سب کچھ جس انداز میں تم نے کیا، اس انداز میں مناسب نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ جی ڈیڈی بے شک، لیکن میں خطرات سے نمٹنا جانتا ہوں۔ تم حد سے زیادہ گستاخ اور بدتمیز ہو۔ اگر تمہارا رجحان اس طرف تھا تو تم مجھ سے بھی اس کا تذکرہ کر سکتے تھے۔ نہیں ڈیڈی، میرا رجحان اس طرف نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، بات آپ کی عزت پر آ بنی تھی، اور بہر طور آپ کی عزت ہر قیمت پر میری عزت ہے۔